मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? एक बार पब्लिक चैट में कंफर्म करिए मेरा आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं। वेरी गुड इवनिंग शांतनु जी, नवीन जी, सची, गुड इवनिंग किशोर जी, वेरी गुड इवनिंग। अरे खाली नवीन जी ही थम्स अप दिखा रहा है। गुड इवनिंग मनोज जी, अभिजीत, रामकृष्ण जी, अरविंद कर्मकार, आदित्य गुरु, अभिजीत, बाबलू, बंटी, भुवनेश्वरी, चंद्रकांत, दीपक, दीपंकर, डीपी सिंह, इंद्रजीत, किशोर, मधुस्मिता, मानस, मंजुनाथ, मनोज तो ऑलरेडी बात किए, मुकेश, नवनीत, पंडुरंग, प्रदीप बल्हारा, पवन जी, प्रद्युत जी, शत्रुघ्न, शिवानी, शुभो ज्योति, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास जहाँ पे सीसीए का ख़त्म किए थे, आज वही से हम लोग डिस्कशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट दिन हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे? जितना हमको याद आ रहा है, हम लोग एप्लीकेशन तक देखे हुए थे। हमारा जो पार्ट वन था वो हम लोग ख़त्म किए थे। आज हमारा जो पार्ट टू है, अर्थात रूल नंबर 4 से हमारा जो डिस्कशन होगा वो स्टार्ट होगा, है ना? सही बोला ना? एक बार कंफर्म करिए। तो हम लोग आज रूल 4 से डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर जाके थोड़ा सा रिवाइज करना पुराना चीज़ वो सब हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, रूल 4 जो है वो हमको क्या बताता है? तो रूल 4 हमको बताता है अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। तो सीसीएस सीसीए रूल का पहला सी जो है ना, सीसीएस सीसीए रूल का, ये हमारा है सीसीएस सीसीए रूल। तो इसका जो पहला सी है ये हमको क्या बताता है? ये हमको बताता है क्लासिफिकेशन। आपसे सवाल पूछा जाता है इस प्रकार से। ठीक है, जो पहला सी है वो क्या बताता है, सेकंड सी जो है वो क्या बताता है ना? ये तो है सेंट्रल सिविल सर्विस सीसीएस, और ये जो सी है ये बताता है क्लासिफिकेशन, ये सी बताता है कंट्रोल, और लास्ट का जो ए है ये क्या बताता है? ये बताता है अपील। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, यहाँ पे क्या किया गया, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयज है उनको 4 कैटेगरी के सर्विस में इसको बांटा गया, है ना? द सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन शैल बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। 4 कैटेगरी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। तो आपको अगर पूछा जाए कि जो क्लासिफिकेशन है इसमें कितने प्रकार का सर्विसेज अवेलेबल है, बताइए फटाफट से, 3 है या 4 है? आंसर क्या होगा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल एट प्रेजेंट? सची बोला 3, रामकृष्ण, राकेश, अरविंद बोला 3, बाकी लोग? सोनी 3, प्रद्युत 3, इंद्रजीत 3, शांतनु 3, ए बी सी नो आइडिया, प्रदीप बोले 3। अब देखिए यहाँ पे सवाल, ये जो हम क्वेश्चन आपसे पूछे ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? अब हमारे पास जो सर्विस अवेलेबल है वो 4 कैटेगरी का ही है। उसमें ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है और ग्रुप डी है। बट हम लोग देखे थे ना डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड पोस्ट। पोस्ट आर ऑफ 3 टाइप्स, है ना? तो लास्ट जो नोमेनक्लेचर चेंज हुआ था उसमें पोस्ट में चेंज हुआ था, ए बी एंड सी। सर्विस जो 4 था, 4 ही है। पोस्ट जो है हमारा उसमें आपका अलग से क्लासिफाई किया गया, जहां पे बोला गया ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा। ठीक है, याद रहेगा? ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा। तो रूल 4 जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट नहीं बोलता है, ये बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। आज भी देखिए हमारा जो एमटीएस है, जो लोग काम करते हैं उसके भीतर भी ग्रुप डी का जो पोस्ट है वो अवेलेबल नहीं है। बट ग्रुप डी जो सर्विस हमारे पास अवेलेबल था उस रेलिवेंट, उस रिलेटेड, वो आज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो पोस्ट हमारा 3 हो गया, सर्विस हमारा 4 ही है। आगे हम बढ़ते हैं तो आप लोगों को और क्लियर होगा। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट कौन बोलता है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट बोलता है रूल नंबर 6, है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस किसने बोला? रूल नंबर 4 बोला। दोनों का अंतर समझ में आ रहा है?
हम लोग जब डेफिनेशन पोर्शन देखे थे तो हम देखे थे पोस्ट और सर्विसेज के भीतर अंतर क्या होता है ना। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कितने प्रकार का सर्विस अवेलेबल है, अभी एक बार बताइए फटाफट से, सर्विस कितने प्रकार का अवेलेबल है? 3 या 4? सर्विस 4 है। एग्जाम पे ये सवाल आएगा ना, 50% लोग गलत मार के आ जाएगा। आसान चीज है फिर भी गलत मार के आ जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट जब आते हैं तो कितने प्रकार का पोस्ट अवेलेबल है? तो भैया जी हमारे पास 3 प्रकार का पोस्ट अवेलेबल है, जिसके भीतर लेवल 1 से लेके 5 आ जाएगा ग्रुप सी के भीतर, 6 से लेके 9 जो है वो आ जाएगा ग्रुप बी के भीतर, और 10 से लेके 18 आ जाएगा ग्रुप ए के भीतर। क्लियर है ना। तो ये गया हमारा सर्विस, ये आया है हमारा पोस्ट। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में क्या बोला गया? द सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप ए बी सी एंड ग्रुप डी शैल कंसिस्ट ऑफ द सर्विसेज एंड ग्रेड्स ऑफ द सर्विस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। तो ये जो डिफरेंट प्रकार का ग्रुप ए बी सी और डी सर्विसेज अवेलेबल है, इसके बारे में कहाँ स्पेसिफाई किया गया? तो सीसीएस सीसीए रूल का जो शेड्यूल है वहाँ पे ये चारों प्रकार का जो सर्विस है उसके भीतर कौन सा सर्विस आता है उसके बारे में आपका ये शेड्यूल में हमारा स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा रूल नंबर 6 में देखिए बताया गया ये 3 प्रकार के पोस्ट के बारे में। ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग रेफरेंसेस फ्रॉम क्लासेस टू ग्रुप। तो पहले क्या होता था? क्लास 1 सर्वेंट होता था, क्लास 2 सर्विस होता था, क्लास 3 होता था, क्लास 4 होता था। रूल नंबर 6A इसमें क्या किया गया? ये जो क्लासेस बोल के पहले हम लोग करते थे कि क्लास ऑन सर्विस, अभी क्लास ऑन सर्विस हम यूज नहीं करेंगे, अभी ये हमारा चेंज हो गया किसमें? ग्रुप ए सर्विस में। ठीक है। क्लास 2 जो होता था वो आ गया मेरे ग्रुप बी सर्विस में, क्लास 3 में जो था वो ग्रुप सी कैटेगरी के सर्विस में, और क्लास 4 में जो था ये आ गया ग्रुप डी प्रकार के सर्विसेज में। जिस कारण से बोला जा रहा है रेफरेंसेस ऑफ क्लासेस टू ग्रुप्स। पहले हम क्लास बोलते थे, अभी हम ग्रुप बोलते हैं, है ना। रूल नंबर 6A में ये रेफरेंस के बारे में बताया गया जहां पे क्लास से लेके ग्रुप में हमारा चेंज हुआ है। ठीक है। अब रूल नंबर 7 जिसके बारे में हम लोग शुरू में ही चर्चा किए थे, क्या बोला जा रहा है? सेंट्रल सिविल पोस्ट ऑफ एनी ग्रुप not included in the central civil service shall be deemed to be included in the general central service of the corresponding group। तो सेंट्रल सिविल पोस्ट जो भी ग्रुप के भीतर आएगा, अगर वो किसी भी प्रकार के सेंट्रल सिविल सर्विस के भीतर नहीं आ रहा है तो वो किसके भीतर आएगा? वो जनरल सेंट्रल सर्विसेज के भीतर आएगा, है ना। तो जो हमारा बेसिकली जब हम लोग आगे देखेंगे कि जिसके बारे में जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में कोई जिक्र नहीं किया गया वो कहाँ पे आ गया? वो आ जाएगा हमारा जनरल सेंट्रल सर्विसेज के भीतर। देखिए रूल में क्या बताया जा रहा है ना। तो ये जो हम लोग देखे हैं इसी को आपका रूल नंबर 7 पे बताया गया कि सेंट्रल सिविल पोस्ट ऑफ एनी ग्रुप नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल सिविल सर्विस। तो सेंट्रल सिविल पोस्ट चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, वो कब आपका सीसीएस के कैटेगरी में नहीं आएगा? तो अगर अगर वो हमारे शेड्यूल में आता है, सीसीएस सीसीए रूल के शेड्यूल में अगर आता है तो वो सेंट्रल सिविल सर्विस वाला ही कहलाएगा, है ना। कोई भी सेंट्रल सिविल पोस्ट चाहे वो कोई भी ग्रुप के हो, ग्रुप ए बी सी किसी का भी हो, अगर उनके बारे में हमारा शेड्यूल में बताया गया तो वो क्या होगा? सीसीएस होगा कि नहीं होगा बताइए। अगर कोई भी सिविल पोस्ट के बारे में कोई भी ग्रुप का हो, अगर उसके बारे में हमारा शेड्यूल में बताया गया तो वेदर ही विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सीसीएस और नॉट। जिसके बारे में शेड्यूल में बोला गया वो सीसीएस होगा, है ना। तो अगर कोई सिविल पोस्ट ऐसा है जिसके बारे में शेड्यूल में नहीं बोला गया, अर्थात वो सेंट्रल सिविल सर्विस वाला नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको किस कैटेगरी में ट्रीट करेंगे? तो उसको हम जनरल सेंट्रल सर्विसेज के कैटेगरी में ट्रीट करेंगे। ठीक है। ये गया हमारा रूल 7। अब आते हैं हम लोग रूल 8। रूल 8 में क्या बताया गया? बोला गया अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट।
ग्रुप ए कैटेगरी का जो सर्विस और पोस्ट रहेगा उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा, कौन उनका अपॉइंटमेंट करेंगे? तो बोला कि ऑल अपॉइंटमेंट्स टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप ए शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ग्रुप ए कैटेगरी का सर्विस और पोस्ट जो होगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है। द प्रेसिडेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे स्पेसिफाई इन ऑर्डर डेलीगेट टू एनी ऑफ द अथॉरिटी द पावर टू मेक सच अपॉइंटमेंट। तो जनरल सर्कमस्टेंसेस क्या है कि ग्रुप ए सर्विस और पोस्ट का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। अब अगर सर्टेन कंडीशन रहा जिस कंडीशन पे प्रेसिडेंट को ये उचित लगा कि ये पावर उनको डेलीगेट करना चाहिए, तो वो उस कंडीशन के आधार पे वो इस पावर को क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकता है और कोई ऐसा दूसरा अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकता है जो क्या करेगा? उनके बिहाफ से ग्रुप ए जो सर्विस और पोस्ट रहेगा उन लोगों का अपॉइंटमेंट करेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा पावर डेलीगेट किया गया किसको? टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंसर्न एरिया। तो गोवा, दमन, दीव ये सारा जगह के केस में क्या हुआ? प्रेसिडेंट ने उचित समझा और अपना पावर को डेलीगेट किया किसके पास? टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंसर्न एरिया। एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल में बताया गया था? हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, बताइए। वेरी गुड प्रद्युत जी। बाकी लोग किशोर, अभिजीत, दीपंकर और बाकी लोग फटाफट से जवाब दीजिए। नहीं जानते हैं तो डोंट नो भी लिख सकते हैं। मधुस्मिता, प्रवीण और शिवानी, अरविंद, शंतनु, नवीन। चलिए नवीन जी याद रहेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239 पे आपका बताया गया है एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। ठीक है, कि जो हमारा जो डिफरेंट जो यूनियन टेरिटोरीज वगैरह होता है उसका कंट्रोलिंग के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में वहाँ पे आपका बताया गया। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग रूल नंबर 9 पे। तो हम लोग रूल 8 पे देखे थे अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप ए जो सर्वेंट होंगे उनके बारे में। रूल 9 पे बोला जा रहा है अपॉइंटमेंट टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? ऑल अपॉइंटमेंट्स टू जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी, सी and D shall be made by the authorities specified in this behalf in the schedule। हम क्या डिस्कस किए थे कि all the appointment to CCS सेंट्रल सिविल सर्विस अदर देन GCS। तो GCS को छोड़ के बाकी जो डिफरेंट CCS कैटेगरी के भीतर आता है ना, तो हम पहला चीज हम लोग देखे थे क्या? CCS किसको बोलेंगे? जिसका डिटेल्स हुज डिटेल्स आर गिवन इन शेड्यूल, है ना। सीसीएस हम किसको बोलते हैं? तो जिन गवर्नमेंट सर्वेंट का डिटेल्स जो है शेड्यूल में दिया हुआ है। डिटेल्स के भीतर क्या क्या होगा? एक मान लीजिए हो गया उनका डेजिग्नेशन, 2 नंबर हो गया कौन उनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, कौन उनका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा, है ना। तो ये डिटेल्स अगर शेड्यूल पे दिया हुआ है तो आप किस कैटेगरी में आओगे? आप सीसीएस कैटेगरी में आओगे। वही बात यहां पे बताया गया, ऑल द अपॉइंटमेंट टू सीसीएस अदर देन जीसीएस। जीसीएस को छोड़ दे, जीसीएस के भीतर बी सी डी जो है उसके बारे में नहीं बोल रहा है। जीसीएस को छोड़ के जो डिफरेंट टाइप के सीसीएस होते हैं, सेंट्रल सिविल सर्वेंट होते हैं, उनका कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेगा, कौन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेगा, ये जो डिफरेंट डिटेल्स ऑल द अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन रहेगा इसके बारे में कहां पे बोला गया? शेड्यूल में बोला गया। क्योंकि हमने देखे शेड्यूल में अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी रहता है और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी रहता है। तो बी, सी और डी के अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा, कहां से मिलेगा? तो शेड्यूल से हमको मिल जाएगा। ठीक है। However, in respect of Group C and Group D, civilian services or civilian post in the defense services, appointment may be made by the officers empowered in this behalf by the aforesaid authority। अब क्या बोला जा रहा है? In respect of Group C and Group D and civilian services, civilian post, तो जो डिफेंस सर्विसेज का
जो डिफेंस सर्विसेज का डिफरेंट सिविलियन सर्विस होता है या सिविलियन पोस्ट होता है ना, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी कैटेगरी का, वहां पे अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो उस अपॉइंटमेंट के लिए जो भी अथॉरिटी को इस संदर्भ में एम्पावर्ड किया गया उनके द्वारा अपॉइंटमेंट होगा। कौन करेगा नहीं बोला गया, बोला गया जिसको हम एम्पावर करेंगे, जिसको प्रेसिडेंट के द्वारा एम्पावर्ड किया जाएगा उन लोगों के अपॉइंटमेंट के लिए वही उन लोगों का अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाएगा। ठीक है। All the appointments to central civil post group B, group C and group D included in the general central services shall be made by the authorities specified in this behalf by the general or special order of the president। अब सारा अपॉइंटमेंट जो डिफरेंट सेंट्रल सिविल पोस्ट का ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी कैटेगरी का है ना, उनके लिए अपॉइंटमेंट कौन करेगा? जो जनरल सेंट्रल सर्विसेज के भीतर से आता है। तो बोला गया प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी अथॉरिटी को जनरल या स्पेशल ऑर्डर के माध्यम से स्पेसिफाई किया गया वो उनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, वो उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है। भारी भरकम शब्द का थोड़ा बहुत प्रयोग किया गया बट फंडा में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। पहले हम लोग और एक बार देख लेते हैं इसको। हमने यहाँ पे देखा रूल 8। रूल 8 क्या बोला? बोला अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना। अपॉइंटमेंट टू ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट कौन करेगा? यहाँ पे हमने देखा सीधा सीधी बोला गया प्रेसिडेंट जो है इनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, और प्रेसिडेंट अगर चाहता है तो बाई जनरल और ऑर्डर या फिर सम कंडीशन अगर रहेगा उस कंडीशन के आधार पे अपना पावर को डेलीगेट कर सकता है। ठीक है, डेलीगेटेड अथॉरिटी। अब डेलीगेटेड अथॉरिटी के एग्जाम्पल एक दिया गया, जैसे गोवा, दमन, दीव, ये सब जगह पे, दादरा नगर हवेली, ये सब जगह पे कौन करता है अपॉइंटमेंट? तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आपका अपॉइंटमेंट करता है। एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में बताया गया? 239 में इसके बारे में बताया गया। तो ये हमने देखा था रूल 8 में। फिर हम आए रूल 9 पे। यहाँ पे क्या क्या बोला गया? तो बोला गया जीसीएस को छोड़ के जो सीसीएस, तो फालतू में लिखने का क्या जरूरत है? अपॉइंटमेंट टू ऑल सीसीएस खाली इतना ही लिख दो, अदर देन जीसीएस का लिखने का क्या जरूरत है ना, ये लिखने का क्या जरूरत है? अपॉइंटमेंट टू ऑल सीसीएस ऑफ, है ना, अपॉइंटमेंट टू ऑल सीसीएस other than general central services group B, C, D shall be made by the authorities specified on this behalf by the schedule। तो जो हमारा डिफरेंट B, C, D कैटेगरी के CCS वाला है उसके बारे में कौन होगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी? तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं B, C और D कैटेगरी का जो CCS वाला है इसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा? तो बोला जा रहा है जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में बताया गया। कौन होगा नहीं बोला गया, बोला गया शेड्यूल में बताया गया है। ठीक है। इसके साथ साथ दो और केसेस यहाँ पे दिया गया। क्या क्या केसेस दिया गया? एक हो गया सिविलियन डिफेंस सर्विस, सिविलियन डिफेंस सर्विस, है ना। इस जगह पे सिविलियन डिफेंस सर्विसेज के केस में कौन करेगा? तो यहां पे बोला गया जिसको एम्पावर्ड किया गया है, जिसको एम्पावर्ड किया गया, एम्पावर्ड अथॉरिटी। अब कौन एम्पावर्ड है? तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, अवेलेबिलिटी के ऊपर, ये आपका मान लीजिए डिपेंड करता है कि सिविलियन डिफेंस सर्विसेज में ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट में जो लोग रहेंगे उन लोगों के अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो जिन अथॉरिटी को उस मामले में अपॉइंट करने के लिए एम्पावर किया गया उनके द्वारा ही किया जाएगा। किसको एम्पावर किया गया इसके बारे में रूल आपका साइलेंट है, रूल में इसके बारे में अलग से कुछ बताया नहीं गया। अब आते हैं हम लोग जीसीएस वाला, जनरल सेंट्रल सर्विस का, जो आपका बी सी डी कैटेगरी के लोग होंगे। यहाँ पे देखे थे सीसीएस का बीसीडी, यहाँ पे देख रहे हैं जीसीएस का बीसीडी। कौन करेगा? तो बोला जा रहा है जो हमारा प्रेसिडेंट साहब है या साहिबा है जो भी रहेंगे, प्रेसिडेंट का जनरल और स्पेशल ऑर्डर आएगा, प्रेसिडेंट का जनरल और स्पेशल ऑर्डर आएगा। उस ऑर्डर में प्रेसिडेंट के द्वारा ये स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उस पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए कौन आपका अपॉइंट करेगा,
है ना। तो वो जिसके बारे में प्रेसिडेंट बोलेगा उनके द्वारा ही अपॉइंटमेंट किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? इसके भीतर कोई डाउट बताइए। मन में कोई संशय है तो पूछना, मना नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए शादी में जब हम लोग खाने जाते हैं, अगर शर्मा, ये एक बार मेरे साथ खतरनाक घटना हुआ था, हमको अभी भी याद है। 4-5 साल पहले का, 4-5 नहीं, 7-8 साल पहले का घटना है। मेरा एक मतलब फ्रेंड थी, उनका एनिवर्सरी था, ठीक है। बोलेंगे हम, आप नहीं बोलिएगा तो भी हम बोलेंगे, ठीक है। मेरा ही एक स्कूल फ्रेंड थी, उनका शादी हुआ था। शादी होता है सबका नॉर्मली। अगर मेरे मेरे जैसा चेहरा ना हो, तो मेरा चेहरा थोड़ा ख़राब है, फिर भी हमारा भी शादी हो गया, पता नहीं कैसे। तो जो भी है, मेरा दोस्त का जब शादी हुआ था उसके बाद उनका एनिवर्सरी हुआ था। अब एनिवर्सरी में गए हम खाने के लिए। अब वो जो दोस्त थी उसका 4-5 बहन, मतलब बहुत सारा बहन है, वो लोग भाई बहुत कम है। उनके भीतर हम ही जो भाई हैं बोल सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 3-4 उनका बहन और हम एक साथ खाने के लिए बैठे। अब वो लोग खाने के लिए बैठे हैं, अच्छा अच्छा खाना आ रहा है, फिश फ्राई आ रहा है, मतलब तंदूरी चिकन आ रहा है, आपका पकोड़ा आ रहा है। मेरा तो मतलब जीभ लपलपा रहा है कि भाई पूरा खा लो, सब खा जाओ, कितना खुशी का मतलब समय है। और वो लोग बोल रहे हैं, वो माँ सो ऑयली, इतना ऑयल कैसे खाती हैं लोग, हम खा ही नहीं पा रहे हैं। बोले अरे बाप रे भगवान, किसके साथ आ गए। मैंने, हमारा इतना हालत खराब हुआ था, हम शर्म से मांग भी नहीं पा रहे थे कि भाई थोड़ा मांग के खाए। तो मेरे जैसा हालत आप लोगों का होना नहीं चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, बाद में नहीं तो भूखा रहना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कभी भी समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना है। पूछिएगा कि नहीं बताइए, फटाफट से, फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए, अगर डाउट होगा तो पूछिएगा कि नहीं। ये स्टोरी रिपीट नहीं होता है, एक बार के लिए है। आपका ये तो अभी 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 से आपका पूरा निर्लज हो गया है। रिपीट प्लीज, मतलब वो खाने के समय पे होता है, अभी नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग रूल 10, ठीक है। रूल 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल है। इसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे, है ना। बहुत सारा इंपॉर्टेंट पहलू जो है इसके भीतर आपको मिलेगा, अच्छा अच्छा चीज़ जो है आपको इसके भीतर मिलेगा। देखते हैं क्या क्या बोला गया। बोला गया सस्पेंशन इज एन एग्जीक्यूटिव एक्शन वेयर बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज केप्ट आउट ऑफ ड्यूटी temporarily pending the final action being taken against him for the act of indiscipline, delinquency and misdemeanor, है ना। तो गवर्नमेंट सर्वेंट अगर बदमाशी करता है, बहुत ज्यादा बदमाशी करता है, तो हम क्या करते हैं, फाइनल एक्शन लेने से पहले, फाइनल एक्शन लेने से पहले कि हम अच्छे से उनके अगेंस्ट में इंक्वायरी कर पाए, इंक्वायरी में कोई दिक्कत ना हो, वो अपना प्रिपरेशन सही से कर पाए, ये सारा कारण से हम उनको क्या करते हैं, ड्यूटी से दूर रखते हैं। वी कीप हिम आउट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी से दूर हम उनको रखते हैं। बोला जाए व्हेन एन एलिगेशन ऑफ सीरियस नेचर are received against a government servant, it is decided to initiate it is decided to initiate inquiry against such allegation. Disciplinary proceeding must be considered to have been started against him, and pending such inquiry the officer concerned can be suspended as a first step even before framing of charge sheet. तो सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है, सवाल यहां से यही पूछा जा सकता है कि चार्जशीट फ्रेम करने से पहले क्या हम किसी को सस्पेंड कर सकते हैं, सवाल का जवाब दीजिए। चार्जशीट फ्रेम करने से पहले, मुकेश जी वीडियो ऑफ कर लीजिए, चार्जशीट फ्रेम करने से पहले क्या हम किसी को सस्पेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो वही बात देखिए यहाँ पे आपका बताया गया, अगर एलिगेशन जो है सीरियस नेचर का है ना, एंड गवर्नमेंट सर्वेंट का जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो डिसाइड किया कि उनके अगेंस्ट में आपका इंक्वायरी करेंगे, उस इंक्वायरी मतलब उस घटना के अगेंस्ट में, और वहां पे क्या कर सकता है वो बंदा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग मस्ट बी कंसिडर्ड टू हैव बीन स्टार्टेड अगेंस्ट हिम। जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो इनके अगेंस्ट में चलाएंगे ही चलाएंगे, क्योंकि मैटर जो है वो सीरियस नेचर का है, तो वो फर्स्ट स्टेप
जो ले सकता है वो क्या कर सकता है, उनको सस्पेंड करना, ताकि वो मेरे इंक्वायरी को हार्म ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा सस्पेंड करने से? तो बोला जा रहा है इट इज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट इंटरफेयरिंग एंड हैम्परिंग द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड टेम्परिंग विद द मटेरियल एविडेंस। देखिए किस किस कारण से, एक नंबर, मेरा जब इंक्वायरी होगा गवर्नमेंट सर्वेंट उसमें इंटरफेयर ना करे, नंबर वन। दो नंबर, वो जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का प्रक्रिया चलेगा किसी भी तरीके से उसको हैम्पर ना कर पाए। तीसरा, टेम्परिंग विथ मटेरियल एविडेंस, जो भी एविडेंस है, जो भी साक्ष्य है, एविडेंस है, उस एविडेंस को वो टेम्पर ना कर पाए, है ना। तो इस कारण से वो आपका, हम क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट में सेफगार्ड लेते हैं और उनको सस्पेंड करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, देखिए ये भी हम बोले कि ये भी एक कारण है, ये क्या, टू प्रोवाइड इनफ टाइम टू द गवर्नमेंट सर्वेंट टू गेट प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर इंक्वायरी एंड क्लियर हिमसेल्फ फ्रॉम द चार्जेस लेवेड अगेंस्ट हिम, है ना। बाद में वो ना बोले कि हमको समय नहीं मिला था प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि आप सस्पेंडेड थे, आपके पास समय ही समय था, ऑफिस में आपको आना नहीं था, तो आप बैठ के ये सारा काम कर सकते थे। ठीक है, अब यहां पे इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन, अगर हम किसी को सस्पेंड करते हैं, देखिए कुछ लोग होते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनने के बाद उनके अंदर अलग सा जोश आ जाता है। मेरा ही एक सीनियर सर थे, वो एक बार बोले थे कि हम जब किसी को मतलब हम बोले थे कि सर आप इतना खतरनाक कैसे बन गए, है ना, कि मान लीजिए बात बात पे चार्जशीट इशू कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, पुट ऑफ ड्यूटी कर देते हैं। तो बोला कि हम ना पहले ऐसे नहीं थे, हम पहली बार जब शुरू किए तो हम इसलिए शुरू किए कि हमको सीखना था कि चार्जशीट करते कैसे हैं। तो चार्जशीट करना कैसे होता है ये सीखने के लिए मैं फर्स्ट टाइम चार्जशीट किया था। बात समझ रहे हैं लोगों का क्या सोच है और किस लेवल का है ना। अब सोचिए जिसको किया होगा उस बंदे का क्या होगा। अब मान लीजिए उनको कभी लगा होगा कि सस्पेंशन कैसे होते हैं, कैसे किया जाता है सस्पेंड, ये सीख लेते हैं, है ना, और मान लो कि हमको ही सस्पेंड कर दिया। तो इस प्रकार से भी लोग रहते हैं। तो हम लोगों को इस प्रकार का लोग नहीं बनना है, अनलेस वहां पे कोई वैलिड ग्राउंड रहे, जेन्युइन कॉज रहे। देखिए एक बात याद रखना है, अगर जेन्युइन कारण रहे तो छोड़ना नहीं है। अगर जेन्युइन कारण रहे, किसी को सस्पेंड करने लायक, पुट ऑफ करने के लायक, रिमूव या टर्मिनेट करने के लायक, वहां पे आप कुछ मत सोचिए। उस जगह पे ह्यूमन ह्यूमन बाद की बात है। जब अपना डिपार्टमेंट का बात है, अपना बात है, अपना और 10,000 एम्प्लॉय का बात है, वहां पे हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। सोचिएगा तो कमजोर पड़ जाइएगा, वहां पे आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही लेना है। पर अगर ऐसा केसेस नहीं है तो बिना काम का, बिना दोष का, बिना अपराध का किसी को मतलब अननेसेसरी पनिशमेंट हम लोगों को नहीं देना है। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना है, मेरे सर के जैसा आपको नहीं बनना है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में भी, वेदर सस्पेंशन इज ए पनिशमेंट और नॉट, पेनल्टी और नॉट। तो बोला जा रहा है इट इज नाइदर ए पनिशमेंट नॉर अमाउंट टू रिड्यूस इन रैंक एज पर द आर्टिकल 311 का 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 के 2 में भी बोला गया कि सस्पेंशन जो है कोई पनिशमेंट नहीं है। पर जब हम किसी को सस्पेंड करते हैं तो उनको आधा सैलरी मिलता है, उनके फैमिली को दिक्कत होता है ना। तो बोला जा रहा इट constitutes a great hardship to affect the government servant during the suspension as he is paid in रिड्यूस्ड रेट। हम उनको आधा पैसा देते हैं या फिर मान लीजिए 75% देते हैं, जो भी देते हैं, तो क्या होते हैं उनको कम पैसा देते हैं, तो फैमिली चलाने में दिक्कत होता है। हम लोगों को तो डबल देने से काम चलता। तो जिस कारण से प्रयास करना है कि अनलेस इट इज मतलब अनअवॉइडेबल, हमको सस्पेंड करना वगैरह इस प्रकार के एक्टिविटी में नहीं जाना है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कब कब हम सस्पेंड कर सकते हैं। 10 के 1 में सीसीए रूल के रूल 10 के 1 में बताया गया व्हेन सस्पेंशन इज रिसोर्टेड टू, कब कब हमको सस्पेंशन करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ बताया गया कि कौन कौन सस्पेंड कर सकता है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, द अपॉइंटिंग ऑथोरिटी, एनी ऑथोरिटी टू व्हिच इट इज सबऑर्डिनेट,
the disciplinary authority or any other authority empowered in this behalf by the president by general or special order may place a government servant under suspension. तो यहाँ पे पहले क्या बोला गया, यहाँ पे पहले बोला गया हु कैन सस्पेंड, है ना, सस्पेंड करने का पावर किसको किसको दिया गया है, तो किसको दिया गया, तो बोला गया जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उनके पास सस्पेंशन का पावर है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उनके पास सस्पेंशन करने का पावर है। फिर कोई भी अथॉरिटी, हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो जिनका सबऑर्डिनेट है ना, अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिनका सबऑर्डिनेट है। तो मान लीजिए ये हो गया मेरा अपॉइंटिंग अथॉरिटी ए, अब ए कौन है, बी का सबऑर्डिनेट है, ए कौन है, ये आपका बी का सबऑर्डिनेट है। तो अगर ए मुझे सस्पेंड कर सकता है तो बी भी मुझे सस्पेंड कर सकता है। एनी अथॉरिटी टू व्हिच इट इज सबऑर्डिनेट, मेरा अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिसका सबऑर्डिनेट है, मान लो कि यहां पे हम है सी, तो ए हो गया मेरा अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ए मुझे सस्पेंड कर सकता है। बी हो गया मेरा अपॉइंटिंग अथॉरिटी का हायर अथॉरिटी, मतलब मेरा जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ही इज सबऑर्डिनेट टू बी, तो बी भी मुझे सस्पेंड कर सकता है। इसके साथ साथ जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है वो भी मुझको सस्पेंड कर सकता है। और बोला गया प्रेसिडेंट जो है अगर वो जनरल और स्पेशल ऑर्डर के माध्यम से, बिल्कुल हम लोग एक एक करके सारा चीज पढ़ेंगे अक्षय जी, आपका जो भी ग्राउंड वगैरह है कौन सा ग्राउंड पे किया जा सकता है सारा चीज आपको यहाँ पे मोटा मोटी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्या बोला गया, तो ये हमने देख लिया, अपॉइंटिंग अथॉरिटी था, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी था, अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिसका सबऑर्डिनेट है, और साथ ही साथ कोई भी ऐसा अथॉरिटी जिनको एम्पावर किया गया बाय द प्रेसिडेंट, बाय ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर, प्रेसिडेंट के द्वारा जनरल या स्पेशल ऑर्डर के माध्यम से अगर किसी को ऑथोराइज किया गया तो वो हमको सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है व्हेन, कब हमको सस्पेंड करना है, व्हेन टू सस्पेंड, तो बोला जा रहा है वेयर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग। कंटेम्पलेटेड का मतलब क्या है, हिंदी में अगर हम बोले तो सोचा गया। जब मेरे अगेंस्ट में मेरा जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उन्होंने सोचा कि इसको तो पनिशमेंट देना ही देना है, इसको तो हम टर्मिनेट करके छोड़ेंगे, है ना, तो जब ये कंटेम्पलेटेड हुआ, उन्होंने सोच लिया कि भाई नहीं लेना है, तो वहां पे कर सकते हैं। अगर डिसिप्लिनरी एक्शन जो है मेरे अगेंस्ट में पेंडिंग है, मतलब इनिशिएट कर दिया, खत्म नहीं हुआ, एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा ये सोच लिया गया, ठीक है। दूसरा डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू हो गया, खत्म नहीं हुआ, उस पीरियड में भी वो चाहते हैं तो हमको सस्पेंड कर सकते हैं। मतलब एक हो गया बिफोर इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, दूसरा हो गया ड्यूरिंग द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, है ना। कंटेम्पलेटेड हमने सोचा था, बंगला में एक मूवी था भानु गोविंदा जौहर, सॉरी जमालय जीवन तो मानुस, वहां पे क्या होता है, एक आदमी स्वर्ग में जाता है और नरक में जाता है शायद, और स्वर्ग में जाता है, और क्यों जाता है वहां पे, उन्होंने कुछ अच्छा काम सोचा था कि मैं यहाँ पे हॉस्पिटल बना दूंगा, मैं यहाँ पे ये कर दूंगा, तो वो अच्छा काम के लिए वो स्वर्ग में चला जाता है मान लो, है ना। तो वहां पे वो अच्छा काम किया नहीं था, है ना। बचपन में मैं सोचता था कि मैं जो अनाथ बच्चा होता है उसके लिए एक मतलब बड़ा सा ये करूंगा, अनाथ बच्चे लोगों के उसमें रखूंगा, है ना। और बाद में अभी सोचने लगा हूं कि भाई अनाथ बच्चा तो छोड़िए, अपना बच्चा को पहले खिला पिला लेते हैं। तो वो एक्शन मैंने किया नहीं था, वो मेरा कंटेम्पलेटेड था, सोचा गया था। अब मान लीजिए मैंने एक्शन शुरू कर दिया, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो हम बोल सकते हैं कि जब डिसिप्लिनरी एक्शन आपका पेंडिंग में है, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, where in the opinion of the authority he was engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the state। जब हमारा जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिसका सबऑर्डिनेट है, उनको ये लगता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्होंने कोई ऐसा एक्टिविटी किया, ऐसा काम किया जो हमारे देश के, स्टेट का मतलब होता है देश, जो हमारे इस देश का
इंटीग्रिटी के खिलाफ है, मान लीजिए जो सिक्योरिटी के खिलाफ है, सॉवरेनिटी के खिलाफ है, तो उस जगह पे भी उनके खिलाफ आपका उनको क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। तीसरा केस, where a case against him in respect of any criminal offense is under investigation, inquiry और trial। जब वो गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल ऑफेंस आया है ना, कि वो भाई मान लीजिए किसी को मर्डर किया, किसी का और किसी प्रकार का क्रिमिनल, चोरी किया, डाका डाला, जो भी है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है, या फिर कोर्ट में उसका प्रोसीड्योर यानी कि ट्रायल चल रहा है, तो वहां पर भी उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स कुछ दिया गया है, कौन सा ग्राउंड पे आप सस्पेंड कर सकते हैं और सस्पेंड कौन कर सकता है, कहां पे बताया गया, सीसीएस सीसीए के रूल नंबर 10 के सब रूल 1 में ये सारा बातें बताया गया है। अब देख लेते हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है जहां पे हम किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देखना है, ये सारा चीज जो है ना बड़ा नाजुक सा चीज है। सीसीएस सीसीए रूल, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग बड़ा नाजुक सा है। बहुत लोगों का फैमिली, उनका परिवार, उनका जीवन इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मतलब मेरा एक सर है जो बताते हैं कि अस्त्र जब मिलता है ना, उसका धारण करने का क्षमता भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपको उसको धारण करने का क्षमता नहीं है तो वो मतलब आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाइएगा, है ना। जैसे शायद कोई एक महाभारत का ही कहानी था, क्या नाम था, बीच में जो कल की मूवी आया हुआ था, उसमें अमिताभ बच्चन जो रोल किया था, क्या नाम था उसका, घटोत्कच या क्या था उसमें, अश्वत्थमा। मान लीजिए अश्वत्थमा या किसी किसी एक जन को कोई अस्त्र दिया गया था, जो अस्त्र ब्रह्मास्त्र या इस प्रकार से कुछ था, और उन्होंने क्या किया, उसको कोई एक बच्चा को मारने के लिए लगा दिया। अब मान लीजिए भाई तुमको मैं ब्रह्मास्त्र दिया हूं, तुम बड़े, जब शत्रु बड़ा खतरनाक होगा, ये होगा, उनके अगेंस्ट में चलाओ। एक बच्चा जो है माँ के कोख में है, गर्भ में है, उसको मारने के लिए वो तीर चला दिया, है ना। नाम हम रिलेट नहीं कर पा रहे, याद नहीं कर पा रहे, बट घटना यही है। तो उनके पास वो पावर तो था, बट उस पावर को हैंडल करने का जो क्षमता है, वो ग्रेविटी उनके अंदर नहीं था। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का फंडा यही है, आपके अंदर वो धारण करने का क्षमता होना चाहिए, उसको बनाना है आपका, ठीक है। बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। स्पाइडरमैन ने भी बोला था, बोथ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टुगेदर, है ना। हम ये मूवी हम लोग बचपन में जो देखे थे, पहला वाला स्पाइडरमैन था, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम टुगेदर। तो हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग गाइडिंग प्रिंसिपल में क्या क्या बोला गया। तो एक नंबर बोला गया वेयर, जब देखिए कब हम सस्पेंड करेंगे, कौन सस्पेंड कर सकता था हम लोग देखे थे। अच्छा बताइए, अपॉइंटिंग अथॉरिटी का, मान लीजिए अंकल बेन ने बोला था, बिल्कुल अक्षय जी, अंकल बेन ने बोला था, है ना। अभी वो मूवी बड़ा अच्छा था, स्पाइडरमैन का फर्स्ट पार्ट ऑन जो है वो तो सच में बड़ा अच्छा लगता था। पता नहीं, बहुत दिन से देखे नहीं, फिर हो सकता है चला देंगे तो देख लेंगे। तो कौन सस्पेंड कर सकता था हम लोग देखे हुए हैं। अब कौन सा ग्राउंड पे, कौन सा कारण से हम सस्पेंड करेंगे कि वो एप्रोप्रिएट रीजन रहेगा। तो बोला जा रहा है, जब गवर्नमेंट सर्वेंट का कंटिन्यूएंस इन ऑफिस विल प्रिजुडाइज द इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और एन इंक्वायरी। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो ऑफिस में रहता है, तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो उसको क्या करेगा, हैम्पर करेगा। जो ट्रायल चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है, उसमें वो बाधा देगा। तो वहां पर हम उनको रहने नहीं देंगे, उसको सस्पेंड करेंगे। फिर अगर वो बंदा ऑफिस में रहता है, इट विल सीरियसली सबवर्ट द डिसिप्लिन। ये जो डिसिप्लिन है, नियमानुवर्तिता है ना, उसको, अनुशासन है, उसमें क्या करेगा, वो भंग करेगा, उसको सबवर्ट करेगा। तो वहां पर हम उनको सस्पेंड करेंगे। फिर अगर वो ऑफिस में रहता है, इट इज अगेंस्ट द वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट, मेजर सेक्टर का जो पब्लिक है उनको नुकसान होने का चांसेस है। अगर वो ऑफिस में रहता है तो उनका तो फायदा होगा, उनका फैमिली का तो फायदा होगा, बट मेजर सेक्टर का जो पीपल है, पर्सन है, उन लोगों को नुकसान हो जाएगा। Where a preliminary inquiry revealed a prima facie case justifying criminal
departmental proceeding which are like to lead his conviction and dismissal, removal, compulsory retirement। यहां पे देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया गया, प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी इसका मतलब क्या होता है? जो देखने से ही हमको लगता है। जैसे जैसे मान लीजिए यहां पे एक लोगो दिख रहा है, ये लोगो देखने से क्या लग रहा है? ये किसका लोगो है? ये लोगो देखने से आपको क्या लग रहा है, किसका लोगो है? अगर हम इस प्रकार का लोगो कहीं पे देखते हैं तो हमको क्या लगता है? ये इंडिया पोस्ट का लोगो है, ये भारतीय डाक का लोगो है, पोस्ट ऑफिस का लोगो है। हालांकि ये लोगो आपका इसमें और चेंजेस आया है, डाक सेवा जन सेवा भी आया हुआ है ना। बट एक नजर में अगर हम देखेंगे, हम एक बार में बोलेंगे ये पोस्ट ऑफिस का लोगो है। तो यही होता है प्राइमा फेसी, जहां पर हम किसी एक चीज को देख के ही बोल देते हैं कि हाँ ये चीज है ना। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे थे, बेलपूरी खा रहे थे और वहां पे एक लड़की आपको दिखाई दिया या लड़का आपको दिखाई दिया। अब एक झलक में अगर देखिएगा तो लगेगा कि हाँ ये लड़का है या लड़की है ना। तो ये होता है प्राइमा फेसी, जो एट ए ग्लांस देख के हमको महसूस होता है, प्रथम दृश्य। चलिए सोनी जी, है ना। तो ये हमको देख के जो महसूस हुआ, अब उसके बाद हमको क्या महसूस होगा वो तो अलग बात है। अब यहां पे बोला जा रहा है प्राइमा फेसी जो है वो क्या है, बोला जा रहा है देख के ही लग रहा है यहां पे क्रिमिनल केस कुछ हुआ है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल अगर हम ले, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे आप गए, देखिए एक इंसान का बॉडी जो है गिरा हुआ है और वहां पे लाल आपका मान लीजिए ब्लड जो है, सर के पीछे से ब्लड निकला हुआ है ना। और पेट के ऊपर भी आपका मान लीजिए खून का धब्बा दिखाई दे रहा है, बगल में एक चाकू है। तो आपको देख के क्या लगेगा? कोई निश्चित उस बंदा को उस चाकू से मारा होगा, है ना। तो ये होता है प्राइमा फेसी। बट बहुत कुछ हो सकता है जो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा, तो वो आपका प्राइमा फेसी नहीं है ना। तो प्राइमा फेसी में अर्थात प्रथम दर्शन में ही पहली बार देख के ही हमको लगता है यहाँ पे कोई क्रिमिनल केसेस का संभावना है, यहाँ पे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का चांसेस है, और ऐसा केस है जहां पे उस बंदे को हम डिसमिस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर उनको हम कंपलसरी रिटायर भी करवा सकते हैं। ऐसा वाला मतलब गंभीर अपराध उनके द्वारा किया गया है ना। तो इस जगह पे उस बंदे को हम क्या करेंगे? सस्पेंड करेंगे। आगे क्या बोला गया? वेयर ही इज सस्पेक्टेड टू हैव एंगेज्ड हिमसेल्फ इन एक्टिविटीज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, जो हमारे देश के सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी या इंटरेस्ट के खिलाफ है, ऐसा कोई काम उन्होंने किया। मान लीजिए कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर उन्होंने 5 लाख रुपए डोनेट कर दिया या 50,000 डोनेट कर दिया, है ना। तो भैया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तुम पैसा दे रहे हो, तो ये हमारे देश के सिक्योरिटी के खिलाफ है। इस प्रकार का घटना अगर हमको पता चलता है तो बंदा को हम सस्पेंड करेंगे। कोई भी ऐसा ऑफेंस है, कोई भी ऐसा आचरण है जो मोरल टर्पिट्यूड को दर्शाता है, नैतिक अधपतन, मान लीजिए किसी ने रेप किया, किसी ने मर्डर किया, तो ये सारा चीज क्या है? मोरल टर्पिट्यूड के खिलाफ है। इस प्रकार का घटना अगर रहेगा वो बंदा को सस्पेंड किया जाएगा। फिर corruption, embezzlement, misappropriation of government money, possession of disproportionate asset, misuse of official power for personal gain, ये कभी भी अगर होता है ना, तो ये सारा जगह पे क्या होना है? वो बंदे को हमको सस्पेंड करना है। फिर सीरियस नेग्लिजेंस और डिरेलिक्शन टू ड्यूटी रिजल्टिंग लॉस ऑफ गवर्नमेंट, है ना। आपने आपका जो नेग्लिजेंस था, कभी कभी क्या होता है छोटा मोटा नेग्लिजेंस, चलो नहीं किया, ठीक है, होमवर्क करके नहीं लाया। अब बंदा ने कोई ऐसा काम कर दिया कि गड़बड़ है ना। जैसे मान लीजिए बड़ा भयानक अपराध कर दिया, तो सीरियस नेग्लिजेंस या डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी जिसमें गवर्नमेंट को नुकसान हो जाता है, ऐसा केस अगर है तो सस्पेंड किया जा सकता है। जहां पे डिसर्शन ऑफ ड्यूटी, आप ड्यूटी को त्याग करते हो कि नहीं भाई हम काम करेंगे नहीं, तो भाई सस्पेंड किया जा सकता है। रिफ्यूजल और डिलिबरेट फेल्यूर टू कैरी आउट द रिटन ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर, कोई सुपीरियर ने आपको लिखित में कोई ऑर्डर किया
और आपने उनको सीधा रिफ्यूज कर दिया कि नहीं हम करेंगे नहीं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, है ना, या फिर आप जानबूझकर फेल करते हो, नहीं करते वो काम, तो वहां पर भी आपको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो 10 के 1 में भी कुछ बातें हम लोग देखें और कुछ साथ में गाइडिंग प्रिंसिपल भी हम लोग देखें अबाउट सस्पेंशन। यहां तक कोई किसी का डाउट है? लास्ट पेज में बहुत ज्यादा सवाल पूछने, मतलब ये लायक एग्जाम एग्जाम के बारे में अगर सोचे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट काम के लिए आपका आ सकता है ना। आगे बढ़ा जाए, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा थोड़ा बताइए एक बार। लिपन बोला नो, बाकी लोग? सची बोला नो, और बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया, मतलब ये सोच रहा है हाँ बोले कि ना बोले, है ना। चलिए शिवानी जी, आपको थोड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ऑनेस्ट रिप्लाई के लिए थैंक यू। अक्षय जी बोल रहे हैं इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। चीज़ जो है आपको इंटरेस्ट इसके भीतर आएगा, धीरे धीरे आएगा। हो सकता है पहली बार में ही पूरा इंटरेस्ट ना आए, थोड़ा बहुत रहे, बट जब आप फिर से पढ़िएगा, फिर से देखिएगा, फिर से सुनिएगा तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आपका ग्रो करेगा, है ना। 50-50 चल रहा है शत्रुघ्न जी का। चलिए, तो ये 50-50 लेके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैटर तो ये सच में, मतलब ये क्या बोले आपका, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस जो है उसका सबसे अच्छा वाला जगह जो है, जो हम लोगों को सबसे अच्छे से जानना है, वो जगह है ना। इसको आपको समय देना रहेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा कभी कभी, हाँ ये आप लोगों का ब्रह्मास्त्र है ना। चलिए, ये आपका गर्लफ्रेंड के तरह है, या फिर बीबी की तरह भी बोल सकते हैं, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल, बट समझ गए तो उसके बाद जिंदगी आसान हो जाएगा। बीबी की तरह ही आप बोल सकते हैं, जिनको समझना सबसे मुश्किल होता है, बट अगर समझ गए कि क्या चाह रही है, तब जाके आपका जिंदगी तो एकदम जन्नत हो जाएगा, है ना। चलिए, ये हमारा मिसेस बीच बीच में देखते रहती है, इसलिए हम तारीफ करते रहते हैं उनका। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग देखेंगे 10 के 2 में। 10 के 2 में क्या बताया गया, तो 10 के 2 में बोला गया डीम्ड सस्पेंशन के बारे में। ठीक है, आपसे एग्जाम पे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि 10 के 2 में क्या बताया गया। अच्छा, एक बात मैं और आप लोगों को बताता हूं, जब आप सीसीएस सीसीए को पढ़ रहे हैं ना, तो आप दिमाग से आपका एग्जाम को हटा दीजिए। ठीक है, पहले आप दिमाग को एग्जाम से निकालिए। ये सीसीएस सीसीए आप एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, याद रहेगा। सीसीएस सीसीए जब आप पढ़ रहे हैं, आप खाली एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपका फ्यूचर के लिए भी है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज जो है हमको इंस्टेंट एक बेनिफिट दे देता है, बट लॉन्ग टर्म में उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। और कुछ चीज ऐसा होता है जो आपको तुरंत तो बेनिफिट नहीं देगा, बट लॉन्ग टर्म में वहां से बहुत आउटपुट है। इवन आप अगर सीसीएस सीसीए को, डिसिप्लिनरी प्रोसीड्योर को अच्छे से पढ़ सकते हो, तो आप लाखों में कमा भी सकते हैं, बहुत पैसा भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है, दूसरे डिपार्टमेंट में है, अगर इसका फंडा आपको सही से समझ में आ गया तो आप लाखों में कमा भी सकते हैं। बहुत अर्निंग है, लर्निंग और अर्निंग कम्स टुगेदर। ठीक है, तो जिस कारण से आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, अभी दिमाग से एग्जाम को हटा दीजिए। ठीक है, क्या सवाल आएगा नहीं आएगा वो सब नहीं देखना है, नहीं समझना है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद जब हमारा ये खत्म हो जाएगा ना, मुझे लगता है, और मान लो कि अभी हम लोग कहाँ तक है देख लेते हैं एक बार, 21 पेज में है। मान लीजिए और 2-3 क्लास हम लोग, 2 क्लास 3 क्लास तो इसका रहेगा ऑलरेडी, मैंने और 2-3 क्लास रहेगा, एटलीस्ट 2 क्लास और रहेगा। तो उसके बाद हम लोग फिर एक बार समराइज भी करेंगे, और यहाँ से सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और सीसीएस सीसीए रूल से ना आपका कंसेप्चुअल भी बहुत सारा सवाल पूछता है, ये भी ध्यान रखिए। यहां से सवाल अगर पूछेगा तो खाली डायरेक्ट सवाल नहीं रहेगा, कभी कभी आपका अंदर का भी सवाल रहेगा, तो वो आप समझिएगा तभी जाके जवाब दे पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। रूल 10 के 2, जहां पे बताया गया डीम सस्पेंशन। क्या बोला जा रहा है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड
to have been placed under suspension by the order of appointing authority in following circumstances। तो कब माना जाएगा, सोचा जाएगा, डिम का मतलब क्या होता है, सोच लेना, कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर दिया गया, कब होगा, तो बोला जी ये नीचे का जो दो सर्कमस्टेंसेस है, अगर इसके भीतर कोई भी एक हो जाता है तो हम मान लेंगे कि ही विल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड। क्या क्या? नंबर वन, द गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिटेन्ड इन द कस्टडी whether on criminal charges or otherwise for a period exceeding 48 hours। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर कस्टडी में ले लिया जाता है और 48 घंटे से ज्यादा वो कस्टडी में रहता है, ठीक है, भले ही वो क्रिमिनल चार्जेस के लिए हो या फिर किसी दूसरे कारण से हो, तो मान लिया जाएगा कि वो बंदा, द पर्सन, द गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड, है ना, ये होता है डीम्ड सस्पेंशन। एज्यूम कर लिया जाएगा, वहां पे ऑर्डर हमने इशू नहीं किया कि भाई तुमको सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर भी मान लिया जाएगा कि वो आपका सस्पेंड हो चुका है, ठीक है, 2 घंटे से ज्यादा अगर पुलिस कस्टडी में रह जाता है। इस कारण से देखिएगा बहुत जगह पे क्या होता है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट में जब कोई एलिगेशन आता है, लगता है कि उनको अरेस्ट होने का चांसेस है, तो कुछ लोग बोलता है बेटा चुप जा, है ना, पुलिस के हाथ में लग गया तो खतरा है। और खास करके वो अगर वो शुक्रवार का शाम होता है ना, जब शनिवार और रविवार को मान लीजिए कोर्ट बोर्ड बंद रहेगा और आप जाइएगा, शुक्रवार को पकड़ लेगा और उसके बाद सोमवार को मान लीजिए कोर्ट में लेके जाएगा, पुलिस कस्टडी आपका मान लीजिए जो आप रहिएगा, हम आपका नहीं, हम अपना बात बता रहे हैं, मान लो कि 48 घंटा से एक्सीड हो जा रहा है, तो खतरा है, इसलिए चुप जाना पड़ता है या फिर इंटरिम बेल लेना पड़ता है ना। आईपी में भी आपका बहुत सारा केसेस आता है, खतरा है कि मान लीजिए कि कोई जीडीएस है आपका, सुसाइड कर लिया और उसके बाद आपके ऊपर केस आ गया कि भैया इसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस जा रहा है, पुलिस ढूंढ रहा है, कि जीडीएस ने आपके नाम पे, हमारे नाम पे मान लो कि लिख के दिया कि इसके वजह से मैं मरा हूँ, इन्होंने हमको इतना टारगेट दिया कि हमको ये दुनिया का मोह माया से मुक्त होने का मन किया, है ना, तो खतरा आ सकता है, जीवन में बहुत कुछ पहली बार होता है, तो याद रखना है 2 दिन से मतलब 48 घंटे से ज्यादा अगर कोई पुलिस कस्टडी में रहता है तो इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन सस्पेंडेड। फिर क्या बोला गया, इन केस इन द इवेंट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, अगर कोई ऑफेंस जो है उसका कन्विक्शन हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है, और गवर्नमेंट सर्वेंट को जेल दिया जाता है, इंप्रिजनमेंट दिया जाता है एक्सीडिंग 48 घंटा, है ना, अपराध जब साबित हो जाता है तभी हमारा जेल होता है, इंप्रिजनमेंट होता है। इंप्रिजनमेंट कब हुआ, जब अपराध मेरा साबित हो गया। मान लीजिए मैं एक बार तब हम कॉलेज में थे, ट्रेन में मैं सिगरेट पी रहा था, है ना, उसके बाद हमको जीआरपी वाला जो पुलिस है वो पकड़ के लेके चला गया। अब बताइए उसके बाद अगर हमको इम्प्रिजनमेंट में डाल देता तो क्या हो जाता, हालांकि जो भी है, तो बोला जा रहा है इन द इवेंट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज सेंटेंस्ड टू ए टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स, मान लो कि उसको 72 घंटे के लिए जेल दे दिया, तो अगर 72 घंटे के लिए भी जेल दे दिया तो इट विल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड, है ना, तो 48 घंटे से ज्यादा अगर आपका कोई जेल दिया जाता है, इंप्रिजनमेंट दिया जाता है, तो इट विल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड, ठीक है। फिर डीम्ड सस्पेंशन विल कंटिन्यू इवन गवर्नमेंट सर्वेंट लेटर ऑन रिलीज्ड ऑन बेल टिल द रिवोकेशन ऑफ द सस्पेंशन बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो बोला जा रहा है जो डीम्ड सस्पेंशन, एक बार मान लो कि कोई किसी का जेल हो गया 48 घंटे से ज्यादा, वो डीम्ड सस्पेंशन में चला गया और उसके बाद उनको क्या होगा, रिलीज हो गया, वो बेल में, उनको बेल मिल गया और रिलीज हो गया, तो बोला जा रहा है जब तक इसको रिवोक नहीं किया जाएगा बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, मान लो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने उनको इट हैज बीन डीम्ड टू बी सस्पेंडेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा या कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जब तक रिवोक नहीं कर लिया जाएगा तब तक मान लिया जाएगा कि वो सस्पेंशन के भीतर ही है, ठीक है। फिर अगला केस क्या बोला जा रहा है, इन केस ऑफ पेनल्टी रिमूवल कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस imposed upon a government servant under suspension is set aside in appeal, review or by decision of court of law for de novo proceedings
further inquiry, the order of suspension deemed to have been continued in force from the date of original order of dismissal, removal और compulsory service of retirement। ये क्या था? सस्पेंडेड फॉर हाउ मच टाइम? जब सस्पेंशन हुआ वहां से जब तक रिवोक नहीं हुआ तब तक के लिए शिवानी जी। मान लीजिए आज हमारा जो है कन्विक्शन हो गया है या फिर 48 घंटे से ज़्यादा के लिए जेल हो गया, तो मेरा सस्पेंशन हो गया, डीम्ड सस्पेंशन हो गया। अब जब तक हमको रिवोक नहीं कर दिया जाता है, रिवोक का मतलब सस्पेंशन को हटा देना, तो जब तक सस्पेंशन को हटा नहीं दिया जाता है तब तक मान लिया जाएगा कि मैं सस्पेंडेड ही हूं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम नहीं बोला गया कि 2 दिन के लिए सस्पेंड कर, मतलब ये पुलिस के तरह नहीं होता है। हम लोग जब मूवी देखते हैं तो बोलते हैं कि भाई 15 दिन के लिए उसको सस्पेंड कर दिया, तो यहाँ पे सस्पेंशन उस प्रकार से नहीं होता है कि 15 दिन के लिए सस्पेंड किया, 20 दिन के लिए सस्पेंड किया। सस्पेंड किया तो किया, जब तक रिवोक नहीं हुआ तब तक के लिए रहेगा, या फिर कुछ और कंडीशंस भी वहाँ पे आता है जिसके भीतर हमको रिमूव करना रहता है, मतलब रिवोक करना रहता है। सस्पेंशन रिव्यू कमिटी रहता है, उनके द्वारा रिव्यू किया जाता है और उसके बाद इसको हटाया जाता है, रिवोक किया जाता है। ठीक है, पर यहाँ पे हम 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए नहीं बोल सकते हैं कि 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। ठीक है, मतलब ये मूड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि चलो आज सस्पेंड कर दिया कल हम उठा लिए, है ना। ये पहले का मुनि ऋषि का जो अभिशाप देता था ना, उसके जैसा है कि बेटा मैंने एक बार शाप तो तुमको दे दिया, पर मेरा जो शाप है उसको मैं खुद भी वापस नहीं ले सकता हूँ। इसके लिए तुमको नरक में जाना ही पड़ेगा, पृथ्वी में जाना ही पड़ेगा, उसके बाद कुछ घटना होगा तब जाके वो रिवोक होगा। ठीक है, ठीक है, वो घटना जैसे राम जी आए थे, अहल्ला जब आपका पत्थर बन गई थी, है ना, उसके बाद राम जी का पैर पड़ा था तभी जाके वो फिर से मैंने ये हुए थे, मुक्त हुए थे। तो वही सस्पेंशन रिव्यू कमेटी है हमारा। तो ये वाला जो नोट 2 है ना, यहां से सीधा एग्जाम पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि इन केस ऑफ, मैंने ये सीधा क्वेश्चन जो था इसको उठाया गया था इन केस ऑफ पेनल्टी, रिमूवल और कंपलसरी रिटायरमेंट। तो रिमूवल, कंपलसरी रिटायरमेंट ये आपका मेजर पेनल्टी के भीतर आता है या माइनर पेनल्टी के भीतर आता है? रिमूवल, कंपलसरी रिटायरमेंट ये मेजर पेनल्टी के भीतर आता है या माइनर पेनल्टी के भीतर आता है? बताइए फटाफट से। बिल्कुल, ये आपका मेजर पेनल्टी के भीतर आता है। तो बोला जा रहा है अगर किसी को रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट का क्या किया गया था, पेनल्टी दिया गया था, और वो बंदा को क्या कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, और वो जो सस्पेंशन का ऑर्डर था, मतलब ये जो रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट का ऑर्डर था, उस बंदे ने क्या किया, अपील किया, या फिर वो रिव्यू में गया, कहाँ पे, मान लो कोर्ट के पास गया, या फिर, है ना, तो वहां पे क्या हुआ, इस ऑर्डर को इधर अपील में, रिव्यू में। अपील कहाँ पे होगा, जो उनका, जिसने उनका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी था, उनका जो हायर अथॉरिटी है उनके पास अपील होगा। फिर मान लीजिए उनके हायर अथॉरिटी के पास रिवीजन, रिव्यू होगा, है ना। उसके बाद मान लीजिए इस प्रकार से जो घटना है, तो यहाँ पे अगर उसको क्या कर दिया, उसको सेट असाइड कर दिया गया। सेट असाइड करने का मान मतलब क्या है, उनको रद्द कर दिया गया, और कोर्ट के द्वारा या फिर अपील में या फिर रिव्यू में ऑर्डर कर दिया गया डिनोवो प्रोसीडिंग के लिए। अब बात आता है कि डिनोवो प्रोसीडिंग क्या है, तो डिनोवो का मतलब होता है फिर से, नया तरीके से, है ना। अब ये डिनोवो कहां से होता है, तो डिनोवो आपका 2 केस आता है। एक, शुरू से शुरू करो, जहां से मेरा एकदम शुरू हुआ था, मतलब चार्जशीट इशू करना वगैरह, वहां से शुरू करो। दूसरा, जहां तक मेरा सही था वहां तक रहने दो, जहां पे गड़बड़ी पकड़ा में आया वहां से शुरू करो, है ना। तो मान लीजिए डिनोवो प्रोसीडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, और आपका फ्रॉम सर्टेन पॉइंट, अगर डिनोवो प्रोसीडिंग का ऑर्डर कर दिया गया, तो यहां पे द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन डीम टू बी हैव बीन कंटिन्यूड, यहां पे जो सस्पेंशन का ऑर्डर था, वो बंदा को क्या हुआ, कोर्ट ने क्या किया, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था, है ना। जो रिमूवल का या फिर रिटायरमेंट का, कंपलसरी रिटायरमेंट का, उसको सेट असाइड कर दिया, फिर से प्रोसीड्योर चलाने के लिए बोल रहा है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, जो सस्पेंशन का ऑर्डर था फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिशल, जिस दिन उनको डिसमिस किया गया था, रिमूव किया गया था, या फिर कंपलसरी रिटायर किया गया था, वहां से माना जाएगा कि वो बंदा जो है सस्पेंड हुआ है। इट विल बी डीम्ड
है ना, कि वो पीरियड जो है वो सस्पेंशन में था। एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में उस बंदे को तो मैंने डिसमिसल कर दिया था ना, तो वो जॉब तो किया नहीं। वो पीरियड जो था उस पीरियड में वो तो जॉब किया नहीं, वो तो डिसमिस्ड था। बट उस पीरियड को ट्रीट किया जाएगा कैसे, मान लिया जाएगा कि वो सस्पेंशन का पीरियड था और उसके बाद फर्दर उसको ट्रीट किया जाएगा अकॉर्डिंगली। अगर उसका लीव वगैरह कुछ रहता है तो लीव से भी उसका एडजस्टमेंट वगैरह किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अब क्या बोला जा रहा है, एक्सेप्ट इन केसेस इन विच गवर्नमेंट सर्वेंट इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, an order of suspension shall normally take effect only from the date on which it is made or actually communicated to the government servant, whichever is latter, है ना। except in cases in which government servant is deemed to have been placed under suspension। अब देखिए मेरा क्या हुआ, आज के दिन में हमको पुलिस कस्टडी में लेके चला गया था, डिम्ड सस्पेंशन हो गया था। अब ऑर्डर जो है 10 दिन बाद निकल रहा है ना। अगर चार्ज नहीं प्रूव होता है तो सस्पेंशन आपका इनवैलिड हो जाएगा। अगर चार्जेस प्रूव नहीं होता है, शिवानी जी, शिवानी जी म्यूट कर लीजिए। अगर मान लो, देखिए सस्पेंशन के बारे में हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे, तो एक दो चीज हम बता देते हैं आपको। मान लीजिए किसी बंदा को सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। अब चार्ज प्रूव ही नहीं हुआ, ठीक है, चार्ज आपका प्रूव नहीं हुआ, तो सस्पेंशन जो है वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। सस्पेंशन जो है इनवैलिड हो जाएगा और पूरा पीरियड के लिए फुल पे एंड अलाउंस दिया जाएगा। फुल पे एंड अलाउंसेस विल बी पेड। ठीक है, अब यहां पे कुछ और केसेस आता है। ठीक है, ये गया। दूसरा केस मान लीजिए कि कोई बंदा को सस्पेंड किया गया था, उसके बाद उसको माइनर पेनल्टी दिया गया। ठीक है, चार्ज जो है वो बंदा का चार्जशीट हम लोग ये किए, इंक्वायरी वगैरह किए, सारा कुछ किया गया, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने उनको माइनर पेनल्टी दिया। यहां पे भी आपका सस्पेंशन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। सस्पेंशन, इफ सस्पेंशन इज फॉलोड बाय माइनर पेनल्टी, है ना, तो वो सस्पेंशन आपका इनवैलिड हो जाएगा। इस कारण से सस्पेंड करने के बाद नॉर्मली लोग प्रयास करता है मेजर पेनल्टी देने के लिए, ताकि सस्पेंशन जो है वो इनवैलिड ना हो जाए। ठीक है, फिर आपका कुछ केसेस आता है आपका, जहां पे कुछ जैसे मान लीजिए मेरिट अगर रहता है केस पे, आगे हम लोग देखेंगे, जहां पे केस मेरिट के आधार पे होता है डिसाइड, मेरिट के आधार पे अगर डिसाइड होता है तो आपको उसी के आधार पे अनुरूप एक्शन लिया जाता है। बट अगर कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कहीं पे प्रोसीड्यूरल लैकुना था, जैसे यहाँ पे हमारा केस था, जैसे ये प्रीवियस स्लाइड में हम लोग जो देख रहे थे, यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और बोला कि दोबारा प्रोसीड्योर चलाओ, डिनोवो प्रोसीडिंग चलाओ, है ना। तो डिनोवो प्रोसीडिंग चलाने के लिए क्यों बोला, क्योंकि ये केस को उन्होंने मेरिट पे सेट असाइड नहीं किया। मेरिट के सेट असाइड का मतलब क्या, जहां पे कोर्ट को लगा कि बंदा का कोई दोष ही नहीं है, इसका चार्ज जो है प्रूव नहीं हो रहा है ना, तो अगर मेरिट के आधार पे होता तो ये डिनोवो प्रोसीडिंग के लिए नहीं बोलता, ये सीधा उसको सेट असाइड करके उसके खिलाफ मान लीजिए उस प्रकार का जो रिकमेंडेशन वगैरह है वो दे पाता। बट क्योंकि यहाँ पे प्रोसीड्यूरल लैकुना था, जिस कारण से कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया, या फिर वो एप्लेट अथॉरिटी या रिव्यूइंग अथॉरिटी ने क्या किया, ऑर्डर किया कि डिनोवो प्रोसीडिंग चलाया जाए, है ना। तो डिनोवो प्रोसीडिंग चलाने के बाद देखा जाएगा क्या होगा, इस कारण से उस पीरियड को आपका सस्पेंडेड, जो पीरियड था डिसमिसल के बाद, उस पीरियड को सस्पेंशन में आपका ट्रीट किया गया, है ना। द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन डीम टू हैव बीन कंटिन्यूड इन फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, है ना। यहाँ पे जिस दिन डिसमिसल का ओरिजिनल ऑर्डर आया हुआ था, है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट, वहां से ही आपका मान लिया जाएगा कि वो बंदा जो है सस्पेंडेड था।
ठीक है। इन केस ऑफ डीम्ड सस्पेंशन, the suspension order can be effective from the date of detention exceeding 48 hours। जिस दिन डिटेंशन 48 घंटा एक्सीड कर जाएगा वहां से मान लिया जाएगा कि वो बंदा जो है डिम्ड सस्पेंडेड है। फिर अगला केस क्या दिया गया, फ्रॉम द डेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट आफ्टर द कन्विक्शन इन द इवेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स। इम्प्रिजनमेंट के केस में क्या बोला गया, तो बोला जा रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट आफ्टर कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब अपराध जब साबित हो गया, दोष जब प्रूव हो गया, उसके बाद से जब इम्प्रिजनमेंट होता है तो वहां से आपका इस टाइम पीरियड को, सस्पेंशन का टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग सस्पेंशन के रिव्यू के बारे में। तो सस्पेंशन के रिव्यू के बारे में क्या बताया गया, बोला जा रहा है एवरी सस्पेंशन शैल बी रिव्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सस्पेंशन रिव्यू कमिटी। तो सस्पेंशन का रिव्यू कौन करेगा, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिव्यू करेगा, और उसके लिए रिकमेंडेशन किसका रहेगा, तो सस्पेंशन रिव्यू कमिटी का रिकमेंडेशन रहेगा। और फर्स्ट रिव्यू जो है, शिवानी जी आपका सवाल था कि कितने दिन के लिए करेगा, तो देखिए फर्स्ट रिव्यू जो है मैंडेटरी होता है कितने दिन के बाद, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम सस्पेंशन। तो सस्पेंड जिस दिन हुआ वहां से 90 दिन के भीतर आपको इसको क्या करना रहेगा, रिव्यू करना रहेगा, ठीक है। इन केस ऑफ डिम्ड सस्पेंशन, अगर डिम्ड सस्पेंशन कहीं पे होता है, यानी कि बंदा मान लीजिए जेल में है, तो बोला जा रहा है इन केस ऑफ डिम्ड सस्पेंशन ड्यू टू डिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन जेल, रिव्यू इज नॉट नेसेसरी टिल द पीरियड ऑफ डिटेंशन। अगर कोई बंदा जेल पे है और इट हैज बीन डीम्ड टू बी सस्पेंडेड, तो बोला जा रहा है जब तक वो जेल से बाहर नहीं आता है रिव्यू करने का कोई आवश्यकता नहीं है। इन केसेस, इन सच केसेस रिव्यू विल बी काउंटेड। रिव्यू कब होगा, तो बोला जा रहा है इट विल काउंट फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। जब गवर्नमेंट सर्वेंट को जेल से रिलीज कर दिया जाएगा, डिटेंशन से रिलीज कर दिया जाएगा, और उसके बाद जिस दिन वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को इस मामले में इंटीमेट करेगा, इसमें से जो भी पहले आएगा, मान लीजिए 20 तारीख को रिलीज हुआ और 30 तारीख को इंटीमेट किया, तो ये 30 तारीख से 90 दिन काउंट होगा, उसके भीतर हमको एसआरसी जो है बिठाने का जरूरत है। क्लियर है ना, कि जिस दिन हमारा जेल से रिलीज हुआ और जिस दिन उन्होंने इंटीमेट किया, इसके भीतर जो बाद में, अब जेल से रिलीज होने से पहले तो थोड़ा इंटीमेट करेगा, आने के बाद ही करेगा, तो इंटीमेशन जो डे है वहां से लेके 90 डेज के भीतर हमको क्या करना रहेगा, सस्पेंशन रिव्यू कमिटी को बिठाना रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि सस्पेंशन रिव्यू कमिटी में मेंबर कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पे 3 मेंबर होते हैं, और कमिटी जो है 3 लेवल का होता है, केस 1, केस 2 और केस 3। क्या क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है जहां पे प्रेसिडेंट इज नाइदर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नॉर द एप्लेट अथॉरिटी। प्रेसिडेंट आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में भी नहीं है और एप्लेट अथॉरिटी भी नहीं है। ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, मान लीजिए कोई पोस्टल असिस्टेंट सस्पेंडेड हुआ था, तो उनका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में मान लीजिए सुपरिटेंडेंट हो गया, है ना, एप्लेट अथॉरिटी में मान लीजिए कि हमारा डीपीएस हो गया, तो प्रेसिडेंट तो ना डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है ना एप्लेट अथॉरिटी है। तो ऐसा केस में रिव्यू कमिटी जो रहेगा, सस्पेंशन रिव्यू कमिटी में, उसमें मेंबर कौन कौन होंगे, एक हो गया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जाने कि उनका सुपरिटेंडेंट, फिर हो गया एप्लेट अथॉरिटी जाने कि जो डीपीएस है, डायरेक्टर पोस्टल सर्विस है, और अनदर ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ एप्लेट अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। और तीसरा ऑफिसर कौन रहेगा, कोई ऐसा ऑफिसर रहेगा जो आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यानी कि सुपरिटेंडेंट रैंक का है, या फिर मान लीजिए एप्लेट अथॉरिटी डीपीएस रैंक का है, इनमें से कुछ भी। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे यहाँ पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लेवल का ही ऑफिसर ले लिया जाता है, क्योंकि एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकता, तो 2 एप्लेट अथॉरिटी लेवल का अगर ऑफिसर आ जाएंगे फिर जाके थोड़ा गड़बड़ होने का चांसेस है ना। फिर आते हैं केस 2, जहां पे प्रेसिडेंट जो है आपका एप्लेट अथॉरिटी है। प्रेसिडेंट आपका एप्लेट अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट नहीं है। मान लीजिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, है ना, या फिर मान लीजिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है डीजी पोस्ट, एप्लेट अथॉरिटी मान लीजिए प्रेसिडेंट है।
तो क्या होगा, तो बोला जा रहा है अगर एपलेट अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो इस केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक मेंबर होगा जो उनका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। और सेकंड और थर्ड मेंबर कौन होगा, तो बोला जा रहा है यहाँ पे दो ऑफिसर हम लेंगे, सेक्रेटरी रैंक का, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का, या फिर जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का। ये रैंक भी आपको याद रखना है, दो ऑफिसर रहेगा, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या फिर जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का, जो इक्विवेलेंट या फिर हायर इन रैंक होगा देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के इक्विवेलेंट रैंक का भी हो सकता है और हायर रैंक का भी हो सकता है। फिर जहां पे प्रेसिडेंट ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, जहां पे प्रेसिडेंट ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, तो बोला गया यहाँ पे तीनों का तीनों ऑफिसर जो होंगे वो सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या फिर जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होंगे, है ना। जिन लोगों का रैंक जो है वो सस्पेंडेड ऑफिसर जो था उनसे हायर रैंक का है, ये तीनों आपका उस कमिटी का मेंबर हो पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। आज हम लोग 10 तक ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्कस नहीं करेंगे और थोड़ा सा है, हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं। आज 10 खत्म करके छोड़ देंगे, कल क्लास नहीं होगा और परसों का भी क्लास का चांसेस कम है, मतलब मोटा मोटी ना 1-2 दिन क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। हो सकता है आपका 2-3 दिन आपका क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पढ़ते रहिएगा टॉपिक, नहीं तो हम आपको दे देंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना रहेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। देखिए क्या बोला जा रहा है, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन को रिवोक करने के लिए ऑर्डर इशू किया जाएगा। कौन किया करेगा, बोला जा रहा है ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। अब जिसने आपका सस्पेंशन का ऑर्डर किया था वो बंदा अगर चाहता है तो कभी भी उस ऑर्डर को रिवोक भी कर सकता है, बट कंडीशन क्या है इस रिवोकेशन के लिए। देखिए ये जगह पे बहुत लोग कंट्रोवर्सी करता है, बहुत लोग अलग अलग बातें बोलता है, बट ध्यान रखना है आप अगर सस्पेंड किए हैं तो रिवोकेशन के लिए एसआरसी का रिकमेंडेशन जो है मैंडेटरी है ना। आप आज सस्पेंड कर दिए कल उनको ले लिए, ये नहीं चलेगा, उसके पहले सस्पेंशन रिव्यू कमेटी का रिकमेंडेशन जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। क्लियर है, सच ऑर्डर विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू और एनी डेट एज मेंशन्ड इन द सेड ऑर्डर। अब सस्पेंशन कब से इफेक्टिव होगा, तो जिस दिन उसको इशू किया जाएगा या फिर उसमें जो डेट मेंशन किया जाएगा, सॉरी ये सस्पेंशन का जो रिवोकेशन ऑर्डर है ये कब से माना जाएगा, तो मान लो कि एक उसमें डेट ऑफ इशू जो दिया गया जिस दिन इशू किया गया, या फिर उस जगह पे जो डेट मेंशन किया गया कि हाँ इतने तारीख से ये ऑर्डर जो है आपका रिवोक्ड होगा, तो उस डेट से ये आपका इफेक्टिव होगा, ठीक है। अगर कोई बंदा सस्पेंडेड होता है उस दौरान उनका हेडक्वार्टर क्या होता है, तो बोला जा रहा है नॉर्मली द स्टेशन ऑफ पोस्टिंग, जहां पे उनका पोस्टिंग था वही होता है उनका हेडक्वार्टर, ठीक है। सस्पेंशन के तुरंत पहले वो जहां पे पोस्टेड रहता था वही उनका हेडक्वार्टर होता है, ठीक है। हाउएवर अगर कंपिटेंट अथॉरिटी को लगता है वो उनका हेडक्वार्टर को चेंज कर सकता है, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट और सस्पेंडेड ऑफिशियल, ओनली इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पे कंपिटेंट अथॉरिटी उसको चेंज कर सकता है, अदरवाइज लास्ट जहां पे सस्पेंशन के पहले वो जहां पे पोस्टेड था वही हो जाएगा उनका हेडक्वार्टर। सस्पेंशन के अगेंस्ट में अपील कहां पे किया जाएगा, तो बोला जाए अपील अगेंस्ट सस्पेंशन कैन बी मेड टू द एपलेट अथॉरिटी, जो एपलेट अथॉरिटी है उनके पास अपील किया जाएगा, ठीक है। रेजिग्नेशन और भियर ड्यूरिंग सस्पेंशन, बोला जाए इन नॉर्मल केसेस रेजिग्नेशन और वॉलेंटरी रिक्वेस्ट इज नॉट परमिसिबल और एक्सेप्टेबल। ये बात ध्यान दीजिए, जब आप लोग बनिएगा सुपरिटेंडेंट या इंस्पेक्टर तो याद रखना है अगर कोई बंदा सस्पेंडेड है उस बंदे से हमको वीआरएस का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना है। कुछ ही दिन पहले मैंने मेरे पास ही यहाँ पे कोई एक जगह पे केस सुन रहा था कि वो बंदा जो है आपका वीआरएस ले लिया,
अब उसी टाइम पे और एक सर वहाँ पे थे तो बोले कि वो वीआरएस कैसे ले लिया, वो तो आपका सस्पेंडेड, मतलब उनके अगेंस्ट में चल रहा था, डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह चल रहा था, सस्पेंडेड था या जो भी था, है ना। तो ये याद रखना है कि कोई अगर सस्पेंशन में रहेगा उस दौरान उनका रेजिग्नेशन या फिर वॉलेंटरी रिटायरमेंट का रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं करना है। In special circumstances, appointing authority may accept the resignation, voluntary retirement request after considering each and every aspect और मेरिट ऑफ द केस। देखिए मेरिट ऑफ द केस मैटर करता है ना, कि मान लीजिए जहां पे आप कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी उनको नहीं दे रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ विटनेस, ये सब सोच के नहीं, या फिर प्रोसीड्यूरल लैकुना के कारण हम उनको नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे उनके पक्ष में ही था, उनके केस में ही था, उनके फेवर में ही था, तो वहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी अपना क्या कर सकता है, उस केस को कंसीडर कर सकता है। रिटायरमेंट अंडर सस्पेंशन, कोई बंदा अगर सस्पेंडेड रहे, जिस दिन रिटायरमेंट का होगा उस दिन रिटायर तो वो कर जाएगा। ऑफिशियल अंडर सस्पेंशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन विल बी ट्रीटेड एज रिटायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। तो जिस दिन सुपरएनुएशन होगा उसी दिन से मान लिया जाएगा कि वो रिटायर हो चुका है। ठीक है। छुट्टी मिलेगा कि नहीं, तो बोला जा रहा है बिल्कुल इस पीरियड में कोई छुट्टी नहीं मिलेगा। नो लीव शैल बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। फिर क्या बोला गया, काउंटिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन, ये बात हम आप लोगों को बता रहे थे कि कौन सा केस में क्या होगा। अब अगर मान लीजिए कोई एक्सोनरेट हो गया, ये सवाल किसी ने पूछा था आप में से ही कि अगर एक्सोनरेट हो जाता है तो क्या है, तो बोला जा रहा है पीरियड ऑफ सस्पेंशन विल काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस, ड्यूटी फॉर ऑल पर्पस ट्रीट होगा। ये सारा पीरियड जो है ड्यूटी फॉर ऑल पर्पस ट्रीट होगा। अगर माइनर पेनल्टी दिया जाता है तो ये सस्पेंशन जो है पूरा अनजस्टिफाइड हो जाएगा। इन अदर केसेस कंपिटेंट अथॉरिटी हैज टू इशू क्लियर ऑर्डर वेदर एंड व्हाट एक्सटेंड द पीरियड ऑफ सस्पेंशन विल काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस। तो अगर माइनर पेनल्टी दिया, अगर एक्सोनरेट कर दिया तो सस्पेंशन नल एंड वॉइड हो जाएगा, माइनर पेनल्टी है तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। बट अगर मेजर पेनल्टी दिया जाता है तो वहां पे जो हमारा कंपिटेंट अथॉरिटी जो अवॉर्ड कर रहा है पेनल्टी, उनको ये बताना रहेगा उस सस्पेंडेड जो पीरियड था, सस्पेंशन का जो पीरियड था, उस पीरियड के साथ करना क्या है ना, उसको क्या करेंगे। इफ ड्यूरिंग सस्पेंशन मैरिज टेक प्लेस, शादी करेगा कौन मना किया है, शादी करने के लिए थोड़ा ही मना किया गया है ना, ये अच्छी बात है। थोड़ा मतलब गम का समय रहेगा उस टाइम पे, उनके जीवन में थोड़ा खुशी आ जाएगा, है ना। छुट्टी में देखिए उनको हेडक्वार्टर पे रहना है, अब शादी करने के लिए वो बाहर अगर जा रहा है हेडक्वार्टर का, तब गड़बड़ है। मान लीजिए घर से उनका ज़्यादा दूर है, शादी कर रहा है ना। अब मान लीजिए यूपी में रह रहा है और आपका जा रहा है जम्मू कश्मीर में, या फिर मान लीजिए बंगाल में शादी करने के लिए जा रहा है, हेडक्वार्टर छोड़ना पड़ रहा है, तब जाके उनको परमिशन लेना पड़ेगा स्पेशल कि सर क्योंकि मेरा शादी है और इस शादी में मैं पार्ट लेना चाहता हूँ, भागीदार होना चाहता हूँ मैं अपने शादी में, तो हमको कृपया बाहर जाने का परमिशन दिया जाए। अच्छा आदमी होगा तो परमिशन लेके जाएगा, है ना, अदरवाइज खुद चला जाएगा। ठीक है, बट उसको छुट्टी लेने का जरूरत क्या है, वो तो ऐसे ही सस्पेंडेड है, परमिशन लेना रहेगा। रिवोक में सैलरी फुल मिलता है या नहीं, देखिए रिवोक जब होता है उसके बाद ऑर्डर इशू किया जाता है, उस पीरियड को कैसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है शत्रुघ्न जी, उस पीरियड को कैसे ट्रीट किया जाएगा वो बताया जाता है। अब मान लीजिए कोई सस्पेंडेड था, उसके बाद क्या हुआ, उनको माइनर पेनल्टी दिया गया और रिवोक कर दिया गया, तो माइनर पेनल्टी दिया गया और उसी टाइम पे रिवोक किया। अब क्योंकि माइनर पेनल्टी दिया तो वो सस्पेंशन जो था वो अनजस्टिफाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे उनको पूरा सैलरी मिलेगा। अब मान लीजिए एक्सोनरेट कर दिया गया तो वो भी पूरा सैलरी मिलेगा। अब मान लीजिए उनको सस्पेंशन में था, इंक्वायरी खत्म हुआ, उसके बाद उनको मेजर पेनल्टी दिया गया और ज्वाइन करवाया गया। अब मेजर पेनल्टी जब दिया गया तो वहां पे जिस अथॉरिटी ने ये अवार्ड किया था पेनल्टी, वो उस जगह पे लिखेगा, क्लियर ऑर्डर करेगा उस सस्पेंशन का जो पीरियड है उस पीरियड को कैसे ट्रीट करना है ना। तो मान लीजिए कि वो वहां पे बोल दिया कि भाई चलो तुम छुट्टी ले लो उस पीरियड का, तो वो लीव लेके उस पीरियड को आपका मान लीजिए एडजस्ट किया जा सकता है, तो वो डिपेंड करेगा उस ऑर्डर के ऊपर,
ठीक है। इन अदर केसेस competent authority has to issue a clear order whether and what extent the period of suspension will count as qualifying service। तो अगर वो छुट्टी वगैरह लेके उस पीरियड को आपका एडजस्ट कर देगा तो वो क्वालिफाइंग सर्विस के भीतर आ सकता है पेंशन और दूसरे पर्पज से, है ना। डेथ वाइल अंडर सस्पेंशन, अब कोई बंदा सस्पेंशन में था और उस दौरान उनका डेथ हो जाता है, कोई सस्पेंशन में था और उस दौरान अगर डेथ हो जाता है तो बोला जाए इफ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन डाइज बिफोर कंप्लीट, देखिए यहाँ पे दो केस है, एक मर तो गया बंदा, डेथ तो हुआ है, अब एक केस है जहां पे डेथ हुआ है बिफोर कंप्लीशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, और दूसरा केस है जहां पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग खत्म हो गया था उसके बाद डेथ हुआ था। तो बोला जा रहा है अगर बंदा मर जाता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ डिसिप्लिनरी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सच प्रोसीडिंग वो टर्मिनेट, है ना, एंड एबेड बाय द रीजन ऑफ डेथ, तो वो पीरियड को खत्म कर दिया जाएगा, पूरा सस्पेंशन वगैरह जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा, सारा पीरियड जो है ड्यूटी फॉर ऑल पर्पस जो है ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, हिज फैमिली विल बी पेड फुल पेड अलाउंसेस फॉर द सस्पेंशन पीरियड डिडक्टिंग द सबसिस्टेंस अलाउंस, तो उस पूरा पीरियड के लिए पे एंड अलाउंसेस मिलेगा और उसके भीतर से जो सबसिस्टेंस अलाउंस हमने दिया था उसको डिडक्ट कर लेंगे, है ना। क्लियर है। अब अगर सस्पेंशन बाद में होता है, मतलब डेथ अगर बाद में होता है, आपका मान लीजिए रिजल्ट आ जाता है, उनको पनिशमेंट वगैरह दे दिया जाता है, तो जो हो चुका है वो हो चुका है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर इंक्वायरी खत्म होने से पहले आपका डेथ हो गया तो वहां पे आपका पूरा नल एंड वॉइड हो जाएगा, बट खत्म होने के बाद डिसीजन आने के बाद अगर डेथ होता है तो वहां पे उसको अल्टर नहीं किया जाएगा। प्रमोशन एंड कंफर्मेशन जो है, तो बोला जा रहा है सस्पेंशन के पीरियड में कोई भी प्रमोशन या कंफर्मेशन नहीं दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम पे अपेयर हो सकता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग जो सस्पेंशन में रहता है, क्या बोला जा रहा है देखिए, एक गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन में बी परमिटेड प्रोफेशनली फॉर अपियरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, तो इनको आपका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में अपियर वो हो सकता है, इसमें कोई मना नहीं है। सस्पेंशन में जब रहेगा तब उनको सबसिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, कितना मिलेगा, तो बोला जा रहा है सबसिस्टेंस अलाउंस एट एन अमाउंट इक्वल टू हाफ पे लीव सैलरी प्रोवाइडेड वेयर सस्पेंशन पीरियड एक्सीड्स 3 months, the competent authority after review of suspension may increase or decrease by 50% of the subsistence allowance। तो जैसे हाफ पे लीव सैलरी हम लोगों का मिलता है, जो बेसिक है वो हमारा आधा हो जाएगा, उसके ऊपर मेरा डीए आएगा, है ना, और सबसिस्टेंस अलाउंस उस पीरियड में दिया जाएगा, कौन सा केस में, तो अगर कोई बंदा सस्पेंडेड रहा वहां पे। अब सस्पेंशन का पीरियड अगर 3 महीना यानी कि 90 डेज को एक्सीड कर जाता है तो यहाँ पे जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसको रिव्यू करेगा, है ना, सस्पेंशन रिव्यू कमेटी का भी रिकमेंडेशन उसमें रहेगा, और उसके बाद फर्दर सब्सिस्टेंस अलाउंस को इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। कितना कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग 50%, पहले जितना मिलता था उसका और 50% अधिक या 50% कम। अगर जो हमारा रीजन ऑफ डिले है ये ट्रू कंट्री कंप्लीटली एट्रीब्यूटेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट होता है तो हम रिड्यूस करेंगे, अगर वो मेरे दोष के कारण आईओ पीओ या फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन सब के दोष में होता है तो यहाँ पे 50% इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विल डिसिप्लिनरी डीए विल बी बेस्ड ऑन सबसिस्टेंस अलाउंस, ये सवाल आप लोग पूछ रहे थे, है ना, लास्ट क्लास में कि डीए कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो जो सबसिस्टेंस अलाउंस है पहले ये आधा हुआ है, उसके ऊपर आपका डीए मिलेगा, तो डीए के बाद आधा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो डीए विल बी बेस्ड ऑन सबसिस्टेंस अलाउंस, डीए सबसिस्टेंस अलाउंस के ऊपर डिपेंड करेगा। any other compensatory allowance admissible from time to time on the basis of pay of which government servant in respect of any in receipt of day of suspension subject to fulfillment of other condition of drawal of such allowance। तो बोला जा रहा है अगर कोई दूसरा कंपेंसेटरी अलाउंस उनको दिया जाता है तो वो आपका एडमिसिबल चलेगा। सस्पेंशन के दिन में जो कंपेंसेटरी अलाउंस उनको मिल रहा था तो वो कंपेंसेटरी अलाउंस जो है वो मिलते रहेगा सब्जेक्ट टू कंडीशन आपका कि वो
वो जो मान लीजिए अलाउंस कंपेंसेटरी मिल रहा था, मान लीजिए उनको सम पर्टिकुलर ड्यूटी करने के लिए मिल रहा था। अब जब सस्पेंशन में रहेगा वो ड्यूटी ही नहीं करेगा, तो अगर वो ड्यूटी ही नहीं कर रहा है तो कंपेंसेटरी अलाउंस नहीं मिलेगा। बट अगर पर्टिकुलर काम के लिए वो मिल रहा था जहाँ पे वो ड्यूटी इन्वॉल्व नहीं था, तो उस जगह पे कंपेंसेटरी अलाउंस उनको मिलते रहेगा। इसके बाद एक आता है रिकवरी फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस। यहाँ से लेके हम लोग अगले क्लास में देखें या आज और देखें, बताइए इसको और क्या करें, यहाँ तक रखें या अगले क्लास में देखना है, या अभी और देख ले यहाँ तक कौन सा रिकवरी होना है इसको देखें। चलिए विशाल जी बड़ा जोश है, बाकी लोग, शिवानी जी कंटिन्यू। चलिए तब हम लोग और दो पन्ना देख लेते हैं, ठीक है। रिकवरी क्या क्या होता है देखिए, अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, आईपी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पेज से आपको एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये सब रिकवरी फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है ये आपके एग्जाम पे 100% पूछा जाएगा, ठीक है। सवाल आएगा ही आएगा, ध्यान देना है। क्या बोला जा रहा है, कंपलसरी डिडक्शन क्या क्या है, तो यहाँ पे तीन प्रकार का डिडक्शन होता है। एक है कंपलसरी डिडक्शन, एक है ऑप्शनल डिडक्शन, और एक है डिडक्शन जो नहीं करना है। कंपलसरी में क्या है, तो बोला जा रहा है इनकम टैक्स, हाउस रेंट यानी कि लाइसेंस फी, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट से कोई लोन या एडवांस, जैसे मान लो हाउस बिल्डिंग लोन आप ले लिए हैं, कंप्यूटर एडवांस लिए हुए हैं, तो ये सारा आपका कंपलसरी डिडक्शन के भीतर आ जाएगा। सीजीएचएस का कंट्रीब्यूशन, सीजीई जीआईएस का कंट्रीब्यूशन, ये सारा किसके भीतर आता है, कंपलसरी रिटायरमेंट के भीतर आता है। याद रहेगा, आपका इनकम टैक्स हो गया, आपका हाउस रेंट यानी कि लाइसेंस फी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस, लोन और एडवांस यानी कि हाउस बिल्डिंग लोन, कंप्यूटर एडवांस, ये सारा सीजीएचएस का कंट्रीब्यूशन, और सीजीई जीआईएस का कंट्रीब्यूशन, ये सारा आता है कंपलसरी के भीतर। ऑप्शनल में क्या क्या आता है, तो पीएलआई का प्रीमियम जो है ऑप्शनल है, आपका इच्छा है तो दीजिए वरना मत दीजिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई ड्यू है तो ऑप्शनल है। रिफंड ऑफ एडवांस ऑफ जीपीएफ, ये वाला याद रखना इंपॉर्टेंट है, सवाल ज़्यादा पूछता है। जीपीएफ का जो एडवांस लिया हुआ है इसका जो रिफंड है ये ऑप्शनल है, ठीक है। जीपीएफ से अगर कोई एडवांस लिया है इसका रिफंड जो है ऑप्शनल है। फिर डिडक्शन कौन सा नहीं करना है, तो बोला जा रहा है सब्सक्रिप्शन टू जीपीएफ, ये आपको नहीं देना है। अमाउंट ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट, अगर कोई कोर्ट अटैचमेंट वगैरह है उसमें अगर कोई अमाउंट ड्यू है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई लॉस हुआ है, तो ये सारा अमाउंट का डिडक्शन आपका यहाँ से नहीं करना है। फॉर ड्रॉइंग सब्सिस्टेंस अलाउंस नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हैज़ टू बी सबमिटेड, अगर सब्सिस्टेंस अलाउंस हमको ड्रॉ करना है इसके लिए उन बंदा को NEC यानी कि नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट सबमिट करना रहता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बंदा सस्पेंडेड है, आपका हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बोला जा रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंडेड ऑफिशियल इज एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस बट नॉट एलिजिबल फॉर अदर टाइप ऑफ एडवांस, तो खाली हाउस बिल्डिंग एडवांस ही उनको मिल सकता है, दूसरे टाइप का एडवांस नहीं मिलेगा। टीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बोला जा रहा है ये सस्पेंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी अलाउड टीए फ्रॉम हिज हेडक्वार्टर टू प्लेस ऑफ द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, तो उनको जहाँ पे वो घर है अपना, जहाँ पे वो रहता है हेडक्वार्टर जो है, वहाँ से जहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रूल 14 आईओपीओ के इंक्वायरी चल रहा है वहाँ तक आने के लिए इनको टीए भी मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीईए मिलेगा कि नहीं, तो बिल्कुल मिल जाएगा, ही इज एलिजिबल। एलटीसी मिलेगा कि नहीं, तो इनको तो नहीं मिलेगा बट इनके फैमिली मेंबर्स जो है उनको मिल जाएगा, ठीक है। अपार वो लिख पाएगा कि नहीं, तो बोला कि नो सस्पेंडेड ऑफिशियल शुड बी अलाउड टू राइट और रिव्यू अपार, कोई भी सस्पेंडेड ऑफिसर अपना जो सबॉर्डिनेट है उनका अपार नहीं लिख सकता है अगर उस बंदे का मेजर पीरियड जो है वो सस्पेंशन में रहा है ना। मान लीजिए उस बंदे का जो सर्विस पीरियड है उसका मेजर पीरियड जो है वो बंदा सस्पेंशन में था, तो वो अपार नहीं लिख पाएगा, ठीक है। इफ रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर इज अंडर सस्पेंशन व्हेन अपार हैज बिकम ड्यू, तो बोला जा रहा है जब
मान लीजिए रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर ही जब अपर ड्यू हुआ है या फिर आपका लिखा जाएगा या फिर रिव्यू किया जाएगा उस टाइम पे सस्पेंशन में रहता है, तो इट मे बी रिटेन और रिव्यूड बाय द ऑफिसर कंसर्न विद इन 2 months from the date of having been placed under suspension और within 1 month from where the report is due। तो अगर रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर सस्पेंशन में रहते हैं तो जब वो सस्पेंशन में गया वहां से 2 महीने के भीतर उनको अपर लिखना है, या फिर जब आपका रिपोर्ट ड्यू हुआ है वहां से 1 महीने के भीतर अपर लिखना है। इसके भीतर जो भी बाद में आएगा उसके हिसाब से काम चलेगा। तो यहाँ तक हम लोग ख़त्म करते हैं आज के क्लास में। अगले क्लास में हम लोग पेनल्टी देखेंगे और यहाँ तक आगे जो है आपका कंपैरेटिवली जितना यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा था, आगे आपको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ये रूल 10 वाला पोर्शन जो है थोड़ा लेंदी है और थोड़ा सा बोरिंग है। पर्सनली हमको भी थोड़ा थोड़ा फील होता है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा लगा, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही बोरिंग लगा होगा, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। अच्छा, कंफ्यूजिंग भी है। चलिए, वो ये चीज़ है ना, बोले ना कि ये बहुत गहरा है, जितना आप खोदते जाइएगा उतना आप डूबते जाइएगा। क्या एक मूवी आया था ना, इंसेप्शन या क्या, जहाँ पे सपने में सपना देखते हैं, ये उस प्रकार से है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, पर आगे हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे, ज़रूरत होगा तो मैं दोबारा और एक बार आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करें। चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।